जो गैट एग्रीमेंट था, जो 1949 में समस्त विकसित देशों ने बनाया था, ये चलता रहा और 1986 में जाकर के इसको बहुत सी चेंजेस इसमें लाई गई। जैसे आपको पहले बताया गया कि गैट एग्रीमेंट का कहने के लिए तो उद्देश्य था पूरे विश्व में ऐसे समीकरण बनाना कि विकासशील और विकसित देशों के बीच में एक तारतम्य बैठे, समानता बैठे। परंतु गैट एग्रीमेंट के बीच में के कार्यक्रमों में हमेशा विकासशील देशों को परेशानियां ही सामना करना पड़ा। और दरअसल वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड और गैट्स के जो मेंबर थे, ये सब बहन भाई एक साथ ही थे और इन्होंने अपने नियम ही ऐसे बनाए कि विकासशील देशों में विकास हो ही ना। आपके सामने एक लिस्ट लगी है जिसमें वर्ल्ड बैंक के वोटर कंट्रीज का नाम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यूएसए, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, चाइना और इंडिया, ये देश दिए गए हैं। यूएसए का लगभग 20% वोट है, जापान का लगभग 10% वोट है, जर्मनी का लगभग 8% वोट है, इंग्लैंड का लगभग 7% वोट है, फ्रांस का लगभग 5% वोट है। भारत और चीन, इन दोनों का वोट है 2.55%, माने 2.55%। आप इमेजिन कीजिए कि इंडिया और चाइना मिलकर के पूरे वर्ल्ड की 38% पॉपुलेशन है, पर वर्ल्ड बैंक की से में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की से में या गैट्स एग्रीमेंट के अंदर से हमारा दोनों की मिलाकर के हमारा शेयर कुल 5.1% है। मतलब 95% इस वर्ल्ड बैंक को रूल करने वाले वो लोग हैं जो भारत के बाकी 60% देशों में से हैं। और आप इन देशों में देख सकते हैं कोई भी ऐसा विकासशील देश इसमें नहीं है। यह प्रश्न उठ सकता है कि और दूसरे छोटे देशों ने इतनी हायतौबा नहीं मचाई कि भारत को इतना हायतौबा मचाने की क्या आवश्यकता थी, या चीन भारत को ही लेकर सारे परेशानी क्यों आ रही है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इन सब एग्रीमेंट्स के पीछे एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि जितने भी रिसोर्सेज दुनिया में अवेलेबल हैं, उन सब रिसोर्सेज को अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके अपने पास करना चाहता है। तो वो छोटे छोटे देश जिनमें रिसोर्सेज हैं ही नहीं, उनको वर्ल्ड बैंक का मेंबर वो बनाएं न बनाएं, उनको किसी भी अंतराल में लोन दे दें। उदाहरण के लिए भूटान, श्रीलंका, नेपाल, अब इन देशों की अपनी कोई उत्पादक क्षमता है ही नहीं। थोड़ा बहुत ये लोग बनाते हैं बांग्लादेश और अपने ही देशों में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनको हमेशा बाहर पर निर्भर ही रहना है। तो क्योंकि इनके रिसोर्सेस इनको नहीं चाहिए, इसलिए इनके लिए इनको शेयर कम दे, ज़्यादा दे। और दूसरी बात, ये इतने कम जनसंख्या के और इतने कमज़ोर देश हैं कि ये हमेशा अमेरिका की दया पर ही जिंदा रहेंगे। तो इसके लिए इनकी बात नहीं है। परंतु वहाँ भारत और चीन, जो लगभग 38% हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन का हम शेयर करते हैं, उसके बावजूद हमारा से सिर्फ 5% है। तो गैट एग्रीमेंट और कि जो एग्रीमेंट की टर्म्स बनाने वाले जितने वर्ल्ड बैंक और IMF के लोग थे, उन सब ने यही कंडीशन बनाई। एक बात और ध्यान देने वाली है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आज तक के जितने गवर्नर बने हैं, अब ये नए गवर्नर जो बने हैं, इनको मिला करके भी पिछले अगर आप 25 सालों में आने वाले सारे गवर्नर्स देखेंगे, ये सब गवर्नर कभी ना कभी वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं। भारत का प्रधानमंत्री भी वर्ल्ड बैंक में काम कर चुका है, अभी वाला प्रधानमंत्री। और ये पहले, इससे पहले वाली स्थिति में जब प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो उस समय ध्यान देने योग्य बात है कि ये भारतीय सरकार के खजाने से अपनी तनख्वाह के रूप में कुल ₹1.25 प्रति महीना लेते थे। ₹1.25 प्रति महीना में भारत के वित्त मंत्री का खर्चा चलता था। तो सवाल आता है कि बाकी पैसा इनके पास कहाँ से आता था, घर का बाकी गाड़ी कपड़े कहाँ से आते थे। तो सीधी सी बात है कि इनको वर्ल्ड बैंक ही फंड करता था। अगर ये भारत के वित्त मंत्री को कर सकता है, तो अभी के रिजर्व बैंक के गवर्नर को क्यों नहीं कर सकता, ये प्रश्न सोचने वाला है। अब तो हमारे जितने भी ऊंची पदों पर बैठने वाले जितने लोग प्लानिंग कमीशन के, मोंटेक सिंह आलूवालिया हो गया, ये इन सबका रिश्ता वर्ल्ड बैंक IMF के साथ बहुत गहरा है और ये उन्हीं की नीतियों पर कार्य करते हैं। भारत सरकार की नीतियों पर या भारत सरकार के लोग, भारत की जनता कहाँ मर रही है, कहाँ जी रही है, इससे इन देश के इन पुरोधाओं को कोई भी उत्तर नहीं मिलता। और इसका अगला सबूत आप देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।